दोस्तों एक बार फिर से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान साथ में मिलकर सैकड़ों हजारों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर दिल्ली चलो मार्च को शुरू कर दिया है। रास्ते में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पुलिस हजारों की संख्या में उनका रास्ता रोके खड़ी है। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और जिस रास्ते से दिल्ली तक पहुंचा जा सकता है उस रास्ते को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। मगर हर एक किसी को यही डर लग रहा है कि फिर से किसान आंदोलन की वजह से फिर से 2020-21 जैसा हालत पैदा ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आखिरकार किसान फिर से क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी मांगे क्या हैं और किसान स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशन को क्यों लागू करना चाहती है और सरकार इन किसानों की मांगे पूरी करके मुद्दे को खत्म क्यों नहीं करती और क्या इस मुद्दे को खत्म भी किया जा सकता है कि नहीं, आज की वीडियो में इन सब के बारे में जानेंगे। More than 200 Indian farmers' unions are set to hold a mega protest on the 13th of February. They are calling it Delhi Chalo. They say the government didn't agree to their demand. Section 144 have been imposed in the national capital. दोस्तों आप लोगों को याद होगा 2020-21 में जब किसानों ने प्रोटेस्ट किया था तो वो प्रोटेस्ट एक साल से ज्यादा चला था और उस प्रोटेस्ट की वजह से केंद्र सरकार को अपने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था। आज मैं आप पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। तो जब सरकार ने अपने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया तो फिर क्यों अब किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अब देखो दोस्तों, जब सरकार ने अपने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया था तो सरकार ने किसानों से वादा किया था कि हम एक कमेटी बनाएंगे और आपका हल निकालने का कोशिश करेंगे। लेकिन किसानों को कहना है कि कमेटी बनाने के बावजूद भी इन्होंने अभी तक कोई भी हल नहीं निकाला है। तो इसलिए हम इस बार फिर से किसानों के साथ मिलकर आंदोलन को शुरू कर रहे हैं। और जैसे ये बात सरकार को पता चलता है तो वो तुरंत दिल्ली से लगने वाली जितनी भी बॉर्डर रहती है वहाँ पर बैरिकेडिंग और हजारों पुलिस फोर्स को खड़ा कर दिया जाता है और पूरे दिल्ली में 30 दिन के लिए धारा 144 को लगा दिया जाता है ताकि किसान दिल्ली के बाहर ही प्रोटेस्ट करें। चैप्टर 2, किसान की इस बार क्या क्या मांगे हैं। किसानों की इस बार कई सारे मांगे हैं, जैसे कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए कानूनी लॉ होना चाहिए और स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशन के हिसाब से MSP लागू होना चाहिए और 60 साल के ऊपर जितने भी किसान हैं उनको 10,000 रुपए का पेंशन मिलना चाहिए और पराली जलाने के मामले में किसानों को अपराधी नहीं ठहराया जाना चाहिए और सरकार किसानों का पूरा कर्ज माफ करे और मनरेगा योजना के हिसाब से साल में 200 दिनों के लिए काम और 700 मजदूरी मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी डिमांड है किसान आंदोलन के दौरान जितने भी किसानों के ऊपर केस दर्ज किए गए हैं उसको सरकार वापस ले। चैप्टर 3, आखिरकार ये MSP है क्या और लाया कब गया था। दोस्तों 1962 में चीन के साथ युद्ध होने के बाद हमारी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा उस समय कमजोर हो गई थी और 1965 और 66 तक आते आते पूरे भारत में 2 साल लगातार अकाल पड़ गया था। मतलब भारत में 2 साल अनाज न होने की वजह से हजारों लाखों लोगों की जान गई थी। और ठीक उसी समय पाकिस्तान भारत और इस पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देता है और इस पाकिस्तान को आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और इसी बांग्लादेश से उस टाइम पर हजारों लाखों लोग भारत में आने लगते हैं और इनके आने के बाद भारत में और अनाज की कमी होने लगती है। अब क्योंकि भारत उस समय अपने काम भर का भी अनाज नहीं उगा पाता था तो हम अमेरिका से अनाज लेते और अमेरिका उस समय भारत के ऊपर एहसान भी दिखाता था, लेकिन बाद में अमेरिका अनाज देने के लिए नखरे दिखाने लगता है। India requested 10 million tons of wheat from the United States to avoid food shortages. But President Lyndon Johnson resented Mrs. Gandhi's opposition to the Vietnam War and was stingy with aid. तो शास्त्री जी को ये बात बहुत ही ज्यादा चुभी, लेकिन तब तक शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद इंदिरा गांधी PM बनती हैं और वो सोचती हैं कि कम से कम भारत के पास अपनी खुद की फूड सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ताकि हम अपने खाने भर का अनाज तो उगा सकें। और फिर उसी टाइम पर इंदिरा गांधी ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट लाती हैं और 2 साइंटिस्ट अमेरिका के नॉर्मन बोरलॉग और भारत के MS स्वामीनाथन का बहुत ही बड़ा योगदान है। और ये दोनों जन क्या करते हैं, मेक्सिको से HYV मंगाते हैं, मतलब मेक्सिको से हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज मंगवाते हैं। अब सरकार क्या करती है, जहाँ पर अच्छी खेती होती है जैसे कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को चुना और अच्छे से पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर को यूज करते हुए किसानों को फुल सपोर्ट देते हैं। लेकिन किसानों को फसल उगाने के लिए मोटिवेट कैसे किया जाए कि कुछ सदियों से किसानों के ऊपर अन्याय होते हुए चला आ रहा था और उस समय जमींदारी खूब चलती थी। और इससे दिक्कत क्या होती थी, किसान जब खेती करता था तो उसके एरिया में जो साहूकार होते थे तो जब किसानों को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो वो साहूकार एक पेपर पर किसानों का अंगूठा लगवा कर पैसे को दे देता था, लेकिन ज्यादा ब्याज पर। अब जब कुछ महीने बाद उस किसान का फसल तैयार हो जाता था और तब तक उस समय तक किसान का ब्याज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता था और तब वो साहूकार क्या करता है, किसान के पास जाकर उस ब्याज के बदले फसल को ले लेता है और किसानों को 1 रुपया भी नहीं मिलता था। और इसी संकट से बचाने के लिए सरकार
एपीएमसी एक्ट और एमएसपी को लेकर आती है। अब ये एपीएमसी क्या होता है, मतलब अगर किसान अपने पहले फसल को बेचना चाहता है तो उसके एरिया में जो एपीएमसी मंडी है वहाँ पर ही जाकर बेचना पड़ेगा, और अगर मंडी के बाहर कोई दूसरा व्यक्ति खरीदने की कोशिश करता है तो वो एक बहुत ही बड़ा अपराध माना जाएगा। इसके बाद सरकार किसानों को और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए एमएसपी को लेकर आती है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और सरकार किसानों से वादा भी करती है कि अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा फसल उगाओगे तो हम आप लोगों को गारंटी देते हैं कि हम इसी प्राइस पर आपका अनाज खरीदेंगे, और अगर मार्केट में आपका अनाज कोई भी नहीं खरीदता तो सरकार आपका अनाज एमएसपी के प्राइस पर जरूर खरीदेगी। और इससे किसान इतना ज्यादा मोटिवेट हो गए कि 1980 तक आते आते हम फूड के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, और तब से ये एमएसपी भारत में चलते ही आ रहा है। चैप्टर 4। अब चलिए दोस्तों, आज के टाइम पर एमएसपी क्या है और इसे कौन डिसाइड करता है और इसके अंदर कौन कौन से अनाज आते हैं, चलिए दोस्तों इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आज के टाइम पर चावल 2183 रुपया कुंटल है और गेहूं पर 2275 रुपया कुंटल सरकार ने एमएसपी के रूप में तय किया है। अब क्या होगा जब किसान अपने अनाज को एपीएमसी मंडी में लेकर जाएगा बेचने के लिए, तो सरकार ने जो एमएसपी फिक्स किया है उसके ऊपर ही बोली लगेगी या फिर उसी एमएसपी प्राइस पर खरीद बेच होगी। अब चलिए दोस्तों समझते हैं कि आखिरकार ये एमएसपी को डिसाइड कौन करता है। एमएसपी केंद्र सरकार की तरफ से डिसाइड किया जाता है। उसके अंदर एक कमीशन होता है CACP, मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, और यही कमीशन अनुमान लगाता है कि पूरे भारत में किसानों ने कितना खर्च किया है, और इसके हिसाब से ये कमीशन संसद को रिकमेंडेशन देता है कि किसानों को कितना एमएसपी देना चाहिए। और ये जो एमएसपी सरकार देती है ना, वो किसानों को फसल उगाने से पहले ही बता देती है ताकि किसान तय कर सके कि उनको बुवाई करना है या नहीं। अब चलिए दोस्तों समझते हैं कि आखिरकार ये एमएसपी को कहाँ पे ऑपरेट किया जाता है। इसको ऑपरेट एपीएमसी मंडी के जरिए किया जाता है, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, और यही कमेटी लोगों को देखती है कि कोई भी किसान एमएसपी का जो प्राइस तय किया गया है उसके नीचे खरीद बेच ना हो। और दूसरा है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इससे ही सरकार किसानों से 2 फसल खरीदती है, गेहूं और चावल। अब चलिए दोस्तों समझते हैं कि आखिरकार सरकार कौन कौन से अनाज पर एमएसपी देती है। इस समय केंद्र सरकार 23 फसलों के ऊपर एमएसपी देती है। इनमें से 7 प्रकार के अनाज हैं, 5 प्रकार के दालें हैं और 7 प्रकार के ऑयल हैं, और इसके अलावा 4 प्रकार के कमर्शियल क्रॉप भी शामिल हैं। और आज के समय पर इन्हीं 23 अनाजों पर एमएसपी दिया जाता है। आप लोग स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हो। और आप लोगों को याद रखना है एमएसपी का जो फायदा है ना, सिर्फ 6% किसान उठा पाते हैं, और आज के टाइम पर इन सब चीजों पर एमएसपी नहीं दिया जाता। जैसे कि ना फलों पर मिलता है, ना सब्जियों पर मिलता है, ना डेयरी पर मिलता है, ना फूलों पर मिलता है। वो सिर्फ इन्हीं 23 अनाजों पर एमएसपी मिलता है। और आप लोगों को ध्यान रखना है इन 23 अनाजों में से सरकार सिर्फ 2 ही अनाज खरीदती है, वो है गेहूं और चावल। और बाकी के जो अनाज है वो सरकार गारंटी देती है कि एपीएमसी के मंडी के अंदर जितनी सारी खरीद बेच होगी वो एमएसपी के प्राइस पर ही होगी। चैप्टर 5। अब चलिए दोस्तों आखिरकार क्यों किसान स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशन के हिसाब से एमएसपी को लागू करना चाहती है। और इसी कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया है कि हम 3 तरीकों से किसानों का खर्च निकाल सकते हैं जो उन्होंने खेतों में खर्च किए हैं। पहला है A2, दूसरा है A2 + F2 और तीसरा है C2। अब देखो ये जो A2 है ना, वो किसान खेतों में कितना खर्च करता है उसके हिसाब से एमएसपी को तय किया जाता है। और ये जो A2 + F2 है उसमें A2 को तो इंक्लूड किया ही गया है, मतलब उसके खर्चे को तो इंक्लूड किया ही गया है। अगर हम ध्यान से देखो तो उसकी फैमिली भी तो खेतों के अंदर काम करती है, तो अगर हम उसके फैमिली के लेबर कॉस्ट को भी जोड़ दे तो तब जाकर किसानों का सही खर्च निकलेगा, और इसके हिसाब से हम एमएसपी को तय कर सकते हैं। अब देखो ये जो तीसरा है ना C2, उसमें A2 और F2 तो आता ही है, मतलब किसान का खर्च और फैमिली का लेबर कॉस्ट तो आता ही है। इसके अलावा C2 में जमीन पर लगने वाली रेंट और ब्याज को भी शामिल किया गया है। मतलब किसान अगर अपने खेतों को किसी को रेंट पर दे देता और उससे जो पैसा आता, प्लस अगर किसान अपने खेतों में 4 लाख रुपया खर्च करता है, मान लो वो अगर अपने खेतों में खर्च नहीं करता और वो बैंक में जाकर FD करवा लेता, तो उस किसान को वहाँ से इंटरेस्ट तो मिलता। और C2 में इन्हीं सबको मिलाकर और 1.5 गुना से मल्टीप्लाई करके जितना आता है उसे एमएसपी के रूप में तय किया जाना चाहिए। और आज के टाइम पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ना, वो इसी स्वामीनाथन कमीशन के C2 + 50% के लिए ही मांग कर रहे हैं। और दोस्तों आज के टाइम पर जो सरकार एमएसपी दे रही है ना, वो A2 + F2 का 1.5 गुना करके दे रही है। आपको पता है इतना ही सब्सिडी देने में सरकार का वाट लग जाता है, क्योंकि इस समय कृषि का सब्सिडी बहुत ही ज्यादा है। और ये वाला सब्सिडी देने में नुकसान क्या होगा कि जो सरकार सब्सिडी देना भी चाहती है, वो सरकार एग्रीकल्चर में सब्सिडी देना चाहती है। वो चाहती है किसी रिसर्च में इन्वेस्ट करे, फर्टिलाइजर में इन्वेस्ट करे, नए नए तरीके के बीज में इन्वेस्टमेंट करे और साइंस में इन्वेस्टमेंट करे, ताकि नए नए इनोवेशन हो। आपको पता है सरकार बजट से जो पैसा कृषि के लिए एलोकेट करती है, वो पैसा इस समय A2 + F2 का 1.5 गुना करके जो एमएसपी होता है, सरकार उसी एमएसपी पर किसानों से सिर्फ गेहूं चावल खरीदती है, और उसी गेहूं चावल को खरीदने में सरकार का पूरा पैसा खर्च हो जाता है। और आज के टाइम पर जितने सारे किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो सरकार को क्या बोल रहे हैं कि सरकार पूरा का पूरा 23 अनाज प्लस डेयरी प्रोडक्ट
और सब्जियां भी खरीदे। तो दोस्तों आप ही लोग सोचो कि सरकार सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट खरीद कर क्या करेगी जब इसी फॉर्मूले से एमएसपी देने में सरकार का वाट लग जा रहा है। तो आप ही लोग सोचो सरकार C2 के फॉर्मूले से एमएसपी कैसे दे सकती है। तो इसीलिए दोस्तों कोई भी सरकार चाहे जितना वादा कर ले, इस प्राइस पर कोई भी सरकार एमएसपी नहीं देने वाली है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सरकार किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।